जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 5.2 करोड़ नाम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन या भारत के इलेक्टोरल लैंडस्केप का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक। सोचिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का जो मकसद है वोटर लिस्ट को क्लीन और एक्यूरेट बनाना है। दूसरी तरफ फेज 2 के बाद जो लगभग 5.2 करोड़ वोटर्स के नाम है वो इलेक्टोरल रोल से नेट बेसिस पर हट गए हैं। और अब फेज थर्ड में 16 स्टेट्स और जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अंदर 36 से ज्यादा वोटर्स को कवर किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाने की एक्सरसाइज है या फिर भारत की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है उसका सबसे कंट्रोवर्शियल वोटर वेरिफिकेशन रहा है। क्या सच में कोएजन, डुप्लीकेट, डेड और जो शिफ्टेड वोटर्स हैं उनको हटाया गया है या फिर जेन्युइन वोटर्स को साइलेंसली सिस्टम से बाहर किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ स्टेट्स में डिलीटेड वोटर्स की जो संख्या है वो जीत के मार्जिन से भी ज्यादा बताई जा रही है, तो क्या 2026 और 2029 की पॉलिटिक्स का पूरा मैथमेटिक्स बदलने वाला है? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिर्फ एलिजिबल वोटर्स को ही लिस्ट में रखा जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन के नाम पर क्या सिलेक्टिव डिसइंफरेशमेंट हो रहा है? और यूपी से बंगाल, तमिलनाडु से गुजरात, क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन है या ग्राउंड लेवल तक साइलेंट पॉलिटिकल रीसेट चल रहा है? आज जिस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट की डेटा और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के साथ यहाँ पर डिकोड करेंगे एसआईआर फेज थर्ड का जो असली इम्पैक्ट है वो क्या है, और क्या इस एक्सरसाइज से जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके फ्यूचर पर एक नेशनल डिबेट छिड़ रही है। तो शुरू करते हैं आज की ये चर्चा, और चर्चा में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या 5.2 करोड़ वोटर्स जो डिलीशन है वो सिर्फ डेटा क्लीनिंग है या फिर इलेक्टोरल जो डेमोग्राफिक से है उसको साइलेंटली रीशेप करने की एक्सरसाइज हो रही है? क्योंकि एसआईआर पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। बंगाल में हम देख रहे हैं अभी तक एसआईआर पे राउंड और ड्रामा चल रहा है। हालांकि दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में हुई थी वो जो पिछले फीसदी एसआईआर में। अब कैसे देख रहे हैं आप? देखिए 2020 के अंदर शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट हुआ था। वहां पर लोग जो है सड़कों पे आके बैठ गए थे, जिसके कारण 3 से 4 महीने आप ये देखिए छोटी बच्चियां भी आके बैठ गई थी। और वहां पर एक तरह से डर का माहौल बनाया गया कि जो सीए एनआरसी के अगेंस्ट उन्होंने प्रदर्शन किया और वो बोलने लग गए थे कि कागज नहीं दिखाएंगे। अब उसके बाद केंद्र सरकार का माथा ठनका। और आप ये भी देखिए कि 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और उस समय उनके दौरे के वक्त भी दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे, नेशनल कैपिटल के अंदर। 2021 के वक्त फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर जो एक तरह से सीआईए आईएसआई का खालिस्तानी नेटवर्क है, उन्होंने हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को एक तरह से डिसरप्ट किया। तो देश के अंदर एक तरह से लग रहा था अराजकता का माहौल है, अनार्की है, क्राइसिस है। और उसी समय ये फेज 2 के था, मतलब आप समझ लीजिए कोविड का फेज 2, जो बहुत ही एक तरह से डेडली वायरस रिलीज हो रहे थे। भारत के अंदर केओस पैदा करने की कोशिश की जा रही थी ताकि यूनियन गवर्नमेंट को हटाया जा सके 2024 लोकसभा इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इश्यू हो चुका था। उसके बाद केंद्र सरकार को समझ में आया कि उनको मल्टीपल लेयर्ड वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा काम हुआ एसआईआर के ऊपर। एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये सिर्फ वोटर रोल और रोल्स की बात नहीं है, इसमें जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम है उसकी कंप्लीट ओवरऑलिंग हो रही है। सबसे बड़ा बात है कि आधार जो है, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, अमेरिका का से जैसा सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो डॉक्यूमेंट ही एक तरह से इलीगल बनते जा रहे थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। एक पैरेलल इकोसिस्टम तैयार हो चुका था जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में घुस रहे थे, डेमोग्राफी चेंज कर रहे थे। और वो उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की है, आसाम की, बिहार की, झारखंड की, बंगाल की और उड़ीसा तक पहुंच चुके थे। उस समय यूनियन गवर्नमेंट ने एसआईआर लेके आए और एसआईआर के अंदर आधार के अंदर जो वीक लिंक है
उन सबको आइडेंटिफाई किया, उसमें एआई का यूज़ किया गया। फिर देखिए सबसे बड़े जो घुसपैठिए हैं, भारत में बांग्लादेशी आके भारत में रह रहे हैं और भारत के टैक्स पेयर का पैसा उनको जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा था, उनके बैंक अकाउंट्स खुल चुके थे, रेशन ले रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स ले रहे थे, कुछ लोगों ने तो पैन भी ले लिया था और मल्टीपल सिम्स भी ले रहे थे। तो इससे भारत के अंदर एक तरह से मल्टीपल क्राइम्स चालू हो गए थे। जैसे आप देख लीजिए मोबाइल के थ्रू मोबाइल सिम ले लेते हैं, बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, उससे म्यूल अकाउंट चालू हो गए थे, जिसमें जो हैकिंग के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे थे। हरियाणा के न्यू में देख लीजिए या कहीं भी आप देख लीजिए, सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बनता जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो कानूनी व्यवस्था है और सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था अंबर जी। इसके लिए एसआईआर को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया, बिहार के अंदर इम्प्लीमेंट किया, फिर बंगाल के अंदर किया, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, सब जगह आप देख लीजिए कि टोटल डिलीशंस है 7.2 करोड़। आप सोचिए अभी तक 51 करोड़ वोटर्स की उन्होंने शिनाख्त की है, उसमें 7.2 करोड़, मतलब आप सोचिए कम से कम 14% जो इलेक्ट्रेट थे वो एक तरह से फेक पाए गए थे। इसमें बहुत लोग मर भी चुके थे, बहुत लोग माइग्रेशन भी कर रहे थे। कुछ लोगों का जो आप समझ लीजिए उनका आधार कार्ड जो है एक गाँव का भी बना हुआ था, एक आधार कार्ड शहर का भी बना हुआ था। राशन दोनों जगह ले रहे थे। इन सबको इरेगुलरिटीज को फ्लैग किया गया और कैंसिल किया गया। अब एसआईआर के थ्रू आप ये देखिए कि जब एसआईआर पे आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो आप देश के सिटीजन नहीं हो सकते। आपने अगर प्रमाण पत्र लेके रखा है, तो कोई क्वेश्चनेबल मीन से रखा है। अगर आप सही हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वापस वेरिफिकेशन कर जी। सकते हैं, गवर्नमेंट बोलती है फॉर्म हम्म। 6 भरिए, वापस आप एडिशन करवा सकते हैं। बहुत लोगों का हुआ है, जेन्युइन लोगों का, उन्होंने भरा है, वापस उनका इंडक्ट भी हुआ है। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि वेरिफिकेशन जेन्युइन है तो जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो इतना अग्रेसिवली प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि लगातार जब से सयाह शुरू हुआ है ऑपोजिशन आक्रामक है, और जो एक नैरेटिव है कि भाई इनफैक्ट ममता दीदी ने स्टार्ट किया था, अभी भी वो यही है कि भाई ऐसा हारी नहीं हराई गई है, ये सब लोग यही बोल रहे हैं। देखिए अंबर जी, सबको मालूम है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर्स के कारण एक नेशनल हम्म। सिक्योरिटी थ्रेट हो चुका था। डेमोग्राफिक्स हमारी चेंज हो रही थी। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश के भारत के अंदर घुस रहे हैं। वहां पर उनको स्टेट पेट्रोनेज मिला हुआ था और फेक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बनते जा रहे थे। रोहिंग्या जो है वो जम्मू तक पहुंच चुके थे और कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम एक तरह से भारत से अलग कर देंगे। उसको भारत का चिकन नेक बोल रहा था। और जी। चाइना जो है अपना जो सिक्योरिटी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाता जा रहा था। बॉर्डर में बॉर्डर विलेज रोड्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, वहां पर जी। वो अपने फाइटर जेट्स रख रहा है, वहां पर नए नए से उपकरण कर रहा है ताकि अरुणाचल प्रदेश पे वो हमला कर सके। और ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ अगस्त 5 2024 को, जब भारत समर्थित जो शेख हसीना रेजीम है उसको हटाया गया। तो उसके बाद आप देखिए जो मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल किया सीआईए ने, फिर बाद में आप ये देखिए कि इतने स्टेटमेंट्स आए, ग्रेटर बांग्लादेश की बात होने चालू हो गई। बस ईस्टर्न सेक्टर के अंदर मतलब आप देखिए कंप्लीट भारत को मार्जिनलाइज करने, हमारा जो सेवन सिस्टर्स है उसको काटने की बात की गई ताकि भारत को तोड़ा जाए। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो चुका था। उसके बाद भारत ने ये एसआईआर चालू किया और एसआईआर के कारण आप ये देखिए मैसिव इरेगुलरिटीज आपको समझ में आ गई। एक और एक चीज है, सारे चीजें सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक किए जा रहे हैं। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका इलेक्टोरल आईडी कार्ड, आपका जितने भी बैंक अकाउंट्स है, सिम कार्ड्स हैं, और आप कोई भी अब समझ लीजिए सब्सिडी ले रहे हैं, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगर आपका एक डॉक्यूमेंट भी आप समझ लीजिए संदेह के घेरे में आया तो आपकी सारी सब्सिडी बंद हो सकती है। वो जरूरी भी है। हम 6 से 7 करोड़ बांग्लादेशी जो है भारत के टैक्स पेयर का पैसा नहीं ले सकते। जो ऑपोजिशन बोल रही है इन्होंने ये नेटवर्क क्रिएट किया है और इन्हीं को इनको रीएस्टेब्लिश किया है, इनको रिहेबिलिटेट भी भारत में इन्होंने ही किया है। तो बहुत जरूरी हो चुका था केंद्र सरकार को ये मेजर्स लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आप देखिए दायर की गई और वहां पर आप देखिए कौन से वकील लड़ रहे हैं। लुटियंस के वकील जो करोड़ों रुपए के 100 200 300 करोड़ के बंगलों में रहते हैं।
आप ये अपने आप को एक्टिविस्ट बोलते हैं। और आप ये देखिए कुछ दिन पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको बोला भी था, ये जितने भी लोग हैं एक तरह से पैरासाइट हो चुके हैं, यहाँ पर आके देश की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट याचिका डालते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो हम बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहे थे, उसके अगेंस्ट एक एनजीओ ने एक पिटीशन डाला था कि ब्रह्मोस मिसाइल के मूवमेंट के कारण एनवायरमेंटल थ्रेट हो जाएगा। ये ऐसी-ऐसी याचिकाएँ आने लग गई और लुटियंस के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट ग्रुप है, जो इनको सपोर्ट भी कर रहा था जुडिशियली। और इसी के लिए आप देखिए कूडम-कुलम के ऊपर हुआ, फिर बाद में आप ये देखिए कि जभी भी कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है, POSCO का प्रोजेक्ट आ रहा था, साउथ कोरिया का, उन्होंने अपने आप को हटा दिया। फिर बाद में आप ये देखिए जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर ये लोग एक तरह से पैनी निगाहें बना के रखे हैं। तो भारत में ये पूरा इकोसिस्टम, इस तंत्र को नेस्तानाबूद करने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। मल्टीपल चीज़ में लोग बोल रहे हैं कि हम सीएए नहीं मानेंगे, एनआरसी नहीं मानेंगे, तो भारत एक तरह से कंप्लीट वेरिफिकेशन कर रहा है। और एक तरह से वहाँ पर आप ये देखिए कि जब एसआईआर कर रहे थे, बंगाल में कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया था, वी आर नॉट एन्जॉयिंग एसआईआर। तो ये एक तरह से बंगाल वाज़ अ लिटमस टेस्ट। उसके बाद केंद्र सरकार को मालूम पड़ा कि इनका इकोसिस्टम कितना बड़ा है। केंद्र सरकार ने भी एक तरह से इसकी तैयारी कर चुके थे, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके सारे चीज़ रखे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जो एक्सरसाइज़ है, उसको एक तरह से जायज़ किया। ये बहुत बड़ी बात है अमर जी। जी, बिल्कुल। लेकिन अब उमेश जी सबसे बड़ी बात ये है कि 2026 और 29 का जो इलेक्शंस होंगे, फिर क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस होने वाले हैं। अब क्या इसमें जो नैरेटिव है वो डेवलपमेंट और नेशनलिज्म का होगा या फिर वोटर लिस्ट और डिलीशन पॉलिटिक्स का? क्या आपको लगने वाला है? देखिए, बीजेपी तो सीधा बोल चुकी है और बाकी रूलिंग पार्टी और उनके जितने भी सहयोगी बोल चुके हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। मतलब अगर आप किसी को संदेशपद, अगर किसी के पास इलेक्टोरल आईडी है, उनको आप डिटेक्ट करिए, उनको आप जो उनके जो वोटर आईडी है, उसको अंडर एजुकेशन डाल दीजिए, फिर उनको हटाइए। और उसके बाद अगर वो लीगली जाते हैं, तो उसके लिए एक ग्रीवियंस सेल भी रखिए। तो एक तरह से आप ये देखिए गवर्नमेंट ने एक तरह से ग्रीवियंस सेल भी रखा है और उसके हिसाब से जो अगर बाय चांस कोई जेन्युइन वोटर्स अगर डिलीट होते हैं, उनको वापस ऐड किया जा रहा है फॉर्म 6A के थ्रू। तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने किया है, थोड़ा-सा ज़रूरी है क्योंकि लार्ज स्केल इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस चल रहा था। सब्सिडी ले रहे थे, हम टैक्स भर रहे हैं और बांग्लादेशी लोग आप देखिए वो आपके थ्रू वोटर आईडी बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं, पैन बना रहे हैं, फिर बाद में सब्सिडी ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, बैंकिंग अकाउंट खोल रहे हैं। फिर इसी पूरे के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, एक्सटर्नली उनको पैसे मिलते हैं, यहाँ पे कन्वर्शन होता है, यहाँ पर एक तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है। ये पूरे तंत्र को एक तरह से इसको इसके ऊपर शिकंजा कसना ज़रूरी है। इसी के लिए अमित शाह जी ने अभी एक और एक काम किया है, जितने भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस भी निकाल दिया है कि सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर कोई इंटर आता है, इंटर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डेटा शेयर कर रही है। और आप ये भी देखेंगे कितने जो फेक आधार कार्ड्स हैं, उनको डिटेक्ट भी किया है। हमने एक तरह से बांग्लादेश को बोला भी है कि आप अपने इल्लीगल्स ले लीजिए। बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम हो गया, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं इतना बड़ा शिकंजा कैसे हो चुका। ढाका के अंदर एक तरह से जुलूस निकाला जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को मार देंगे, शुभेंदु अधिकारी को मार देंगे, ममता दीदी वापस लेके आओ। आप देखिए ममता दीदी चीफ मिनिस्टर है बंगाल की या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे उधर से सपोर्ट आ रहा है। वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं कि हम 17 करोड़ बंगाली जो हैं बांग्लादेशी, हम ममता दीदी के साथ हैं। अमर जी, ये एक तरह से निहायत ही बेहूदी चीज हो चुकी है। बांग्लादेशी जी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? Who gave them the right to interfere in our electoral systems? ये एक तरह से भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला है। इसी के लिए ये एसआईआर किया जा रहा है। एक और एक चीज बता देता हूँ, सेंसस भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। सेंसस में भी आपको अपने हिसाब से डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पहले, फिर उसके ऊपर वेरिफिकेशन के लिए, एनुमरेशन के लिए लोग आएंगे। तो भारत में एसआईआर चल रहा है, एसआईआर के बाद आप ये देखिए कि सेंसस होने वाला है।
तो ये कंप्लीट क्लीन अप हो रहा है। एवरीबडी इज डेमोग्राफिकली मैच्ड, सबकी आईडीज मालूम पड़ रही है। और अगर आपकी फेक आईडीज निकलती है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे, आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। चलो आपको बेनिफिट्स नहीं चाहिए, पर भारत में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। और अगर और इतने सारे जो कैमरास है अभी रिप्लेस किए जा रहे हैं इंडियन कैमरास के थ्रू, आपके ऊपर सर्वेलेंस रखा जाएगा। आपके अगर आपको बाहर से फंड मिल, जिससे आप कन्वर्शन कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, उन सब के ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। भारत के अंदर आपको रहना है तो भारत के लॉस मानना पड़ेगा। यहाँ पर आप सबसे बड़ी देखिए कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेट करते हैं कि बंगाल आपने जीत लिया है। आप देखिए सरगाई गौर जो हैं, आसाम के जो सीएम के स्वेरिंग इन सेरेमनी में जा रहे हैं, उससे पहले 2 महीने पहले मैथ्यू वैन डाइक, एक सीआईए का एक बहुत बड़ा एक फंक्शनरी है, मर्सिनरी है, उसको पकड़ा गया। वो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को और या शुभेंदु अधिकारी को मारने के लिए आया था। और अब ये देखिए, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण से पहले उनके पीए को मार दिया गया, ये एक उनकी हत्या कर दी गई गोली मार के। तो ये सब चीज बताता है कि कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है मंबर जी। और मेरा ये मानना है सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आज के दिन आपको जो है नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और हमें एक तरह से ऐसे जो इलीगल घुसपैठिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है अक्रॉस अगेंस्ट द हाफ फ्रंट इन इंडिया। ये जो रोहिंग्यास है, मैं हमेशा बोलता हूँ बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान के लोग को हम समझते हैं, पर ये लोग जो हैं, ये दीज आर पैरासाइट्स, ये टर्माइट्स के जैसे हमारे देश में घुस चुके हैं। और देश के लिए हमारी राजधानी के अंदर जाके इन्होंने जो बवाल किया है, वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चनेबल सिक्योरिटी रिस्क है। केंद्र सरकार कर रही है तो केंद्र सरकार का समर्थन करना जरूरी है। और अमित शाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके जो कामों के अगेंस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी है, दे आर गोइंग टू मेक दिस एन इश्यू। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंबर जी, हम केंद्र सरकार के साथ है। देखिए अभी 3 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ाया, उसके ऊपर भी लोग बोल रहे हैं क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर 500 रुपए है, यहाँ पे तो वहां पे तो 300-400 रुपए बढ़े हैं। हमारे यहाँ 3 रुपया बढ़ाने से क्या फर्क पड़ गया? 30 पैसा पर लीटर हम देने को तैयार हैं। सरकार को जन समर्थन मिल रहा है। ये मीडिया चैनल छोड़ दीजिए, मीडिया में बकवास करने जो एनालिस्ट आते हैं, उनको एक तरह से पैसे मिले जाते हैं। वो उसी दर जो एसआई और सीआईए बोलता है वहां पे आके बकवास करते हैं। यहाँ पर हम आपको जमीनी रिपोर्ट बता रहे हैं, फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस बता रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हैं। और अभी तो आप सोचिए, अभी तो एसआईआर आ रहा है, सेंसस के अंदर एडिशनल आएगा। लोग और भी मतलब आप देखेंगे विधवा विलाप करना चालू कर देंगे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आके वो पिटीशन करेंगे। और इनकी पिटीशन कौन करेगा? ये कांग्रेस के जितने भी जो वकील है, जो लुटियंस में रहते हैं, वो जो करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं, वो इनका केस लड़ेंगे। इनको पैसा कौन देता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, बल्कि हर एलिजिबल सिटीजन का वोट होता है। और वोटर लिस्ट एक्यूरेट नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी वीक होती है। लेकिन अगर जेन्युइन वोटर्स जो है वो लिस्ट से गायब होंगे तो भी ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल यहाँ पर ये है कि जो भारतीय है उनको वोट करने का अधिकार है, ना कि किसी को को। 5.2 करोड़ इलेक्शन, 36 करोड़ वोटर्स का जो फ्रेश वेरिफिकेशन और पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो काफी हाई हो चुका है। आने वाले 7.2 महीनों करोड़ में 7.2 करोड़। जी हाँ, आने वाले समय में सिर्फ जो इलेक्टोरल रोल्स है वो रिविजिट नहीं होंगे, बल्कि भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पर्सपेक्टिव टेस्ट होगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय श्री